Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete current affairs for prelims specific news items for 20th June 2020। तो 2020 जून का हम न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स आए हैं आज डे भर के। तो बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियोज़ एज वेल अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। एक एक करके हम देखते हैं पहले क्वेश्चंस आज के। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड ऑल बिजनेसेस इंक्लूडिंग बिल्स, मोशंस, रेजोल्यूशंस, नोटिसेस एंड पिटीशंस पेंडिंग बिफोर इट और इट्स कमिटीज दे लैप्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ हाउस लैप्सेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। द आंसर फॉर दिस विल बी टू ओनली। दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि एक बिल जो कि दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द हाउस, इट डज नॉट लैप्स। ये लैप्स नहीं होगा, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया। तो ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2008 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर नहीं आता बल्कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आता है, 1860 का है, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। एंड इट वॉज बेसिकली इट इज एक्टिंग एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, इसको बना दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और ये स्टैब्लिश हुआ था 2008 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा क्वेश्चन है, चैलेंजर डीप इज अ पॉइंट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन या इंडियन ओशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन से ओशन में चैलेंजर डीप है। इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ाया था। सो दीज आर द थ्री questions for you today. I hope you got clarity regarding these three questions. Let's initiate or start the news article discussions. आज की न्यूज़ देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट। पहली जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सो रशिया बिगिंस डिस्क्रीट मूव्स टू डिफ्यूज इंडिया चाइना टेंशन। अब रशिया ने बेसिकली डिस्क्रीट मूव्स के थ्रू इंडिया और चाइना की जो टेंशन है उनको डिफ्यूज करने का काम शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ RIC समिट, जो वर्चुअल समिट होगा और इस बार रशिया होस्ट कर रहा है इसको, टू डिफ्यूज द मिलिट्री टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये समिट होने वाला है, लेकिन इस समिट में कोई ऐसी बातचीत नहीं होगी क्योंकि जो RIC समिट होता है उसमें बायलैटरल टॉक्स नहीं की जाती हैं। लेकिन रशिया ने फिर भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आउट ऑफ द बॉक्स जो एक तरीके से बातचीत शुरू कर दिया ताकि RIC समिट के पहले ये जो टेंशन है वो डिफ्यूज हो जाए। इसके लिए ऑथर ने ये कहा कि रशिया ने बेसिकली इंडिया एंड चाइना को समझाया कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO, जो SCO है उसका दोनों ही कंट्रीज मेंबर हैं, चाइना भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसकी वर्किंग इफेक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये चीज़ रशिया ने समझाई है। SCO के बारे में आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। तो SCO जो है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज द शंघाई पैक्ट। एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है विच वॉज फाउंडेड इन 2001 इन शंघाई। तो 2001 में शंघाई में ये बना था। बेसिकली फाउंडिंग मेंबर्स जो इसके हैं वो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान। इसके बाद इसमें भी इंडिया और पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो इंडिया और पाकिस्तान भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और याद रखिएगा शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है दैट इज स्ट्रेंथनिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अमंग द मेंबर स्टेट्स, प्रमोटिंग देयर इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड एंड इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जॉइंट एफर्ट्स टू फॉर इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, फॉर इस्टेब्लिशिंग पीस, ये सारे इसके एम हैं। प्रेजेंटली SCO में 8 मेंबर हैं क्योंकि इसमें इंडिया और पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया गया है। SCO 4 इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जिसमें रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान होता है, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया। ये इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। एंड इसके 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया एंड नेपाल, टर्की एंड इसके अलावा श्रीलंका। तो ये इसके कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। इसका एक एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म भी है जिसको हम रैट्स बोलते हैं,
रैट्स, ओके, रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जो बेसिकली रैट्स जो है वो एससीओ का ही एंटी टेररिज्म स्क्वाड है बेसिकली कहना चाहिए। तो याद रखिएगा रैट्स जो है वो एससीओ का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने वाली फैक्ट है जो कि आप याद रख सकते हैं। तो ये एससीओ की बात हो गई। इसके अलावा जो टेंशन है वो ब्रिक्स को भी अफेक्ट करेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर इंडिया और चाइना में टेंशन रहती हैं तो ब्रिक्स समिट को भी अफेक्ट करेगा, एससीओ को भी अफेक्ट करेगा वो चीज़। इसलिए रशिया लगा हुआ है कि दोनों के बीच की जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। आगे मूव करते हैं। सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे वर्क ऑन द सेंट्रल विस्टा। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो काम रोकने के लिए प्ली आई थी या पिटीशन आया था, उसको रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। क्यों मना किया? देखो, अब सबसे बड़ी बात, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या? तो सेंट्रल विस्टा बेसिकली दिल्ली के अंदर एक एरिया है, कहना चाहिए उसको एरिया नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे जैसे कि जिसमें कि पार्लियामेंट या राजपथ ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, वो पूरा सेंट्रल विस्टा कहलाएगा। उसका रीडेवलपमेंट वर्क है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? सेंट्रल विस्टा एरिया है जिसको किस एरिया को बोलते हैं, जिसमें आपका पार्लियामेंट, राजपथ ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो 3.5 ये 3.5 किलोमीटर का एरिया है, इसमें याद रखिएगा। तो इस पूरे एरिया का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जाएगी, ट्रायंगुलर शेप्ड की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाई जाएगी। ये सारी चीज़ रीडेवलपमेंट वर्क के अंदर आएगा। अब कई लोगों ने इस रीडेवलपमेंट वर्क का अपोज किया है। तो व्हाट आर द अपोजिशंस फॉर दिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? फर्स्ट जो अपोजिशन है वो ये है कि इससे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कि इसको पूरा तोड़ाई और ये सब दोबारा से कंस्ट्रक्शन जो है, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात कि 20,000 करोड़ का प्रोग्राम है ये, और ऐसा कोविड-19 जब पैंडेमिक जैसे टाइम में जब ये 20,000 करोड़ बहुत अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ में, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको रीडेवलपमेंट करने की न्यू दिल्ली का, एंड दैट इज़ ऑलरेडी वेरी गुड। तो आपको दोबारा से ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ये भी बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ अपोजिशन है, लेकिन इस अपोजिशन के बाद भी बेसिकली कहा गया है कि इसका काम रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया इस काम में। FATF न्यूज़ में था, तो FATF के बारे में बता दूं कि FATF 1989 में बना था। 1989 में इट वाज फॉर्म्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज। G7 की इनिशिएटिव बना था। जब ये स्टार्टिंग में बना था तो इसके अंदर एक एम था केवल मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने का, मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने का एम था। लेकिन 2001 में इसके अंदर एक और काम इंक्लूड हो गया, टेरर फाइनेंसिंग को भी एंड करना। तो अगर आपसे UPSC पूछता है कि क्या जब ये बना था FATF तो उसके अंदर टेरर फाइनेंसिंग थी, तो नहीं थी। जब ये बना था तो केवल और केवल वो एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। टेरर फाइनेंसिंग 2001 में इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस टू द NDRF गेट ग्रीन लाइट फ्रॉम द फिनेंस मिनिस्ट्री। अब फिनेंस मिनिस्ट्री हो सकता है NDRF में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस को ग्रीन लाइट यानी कि अप्रूवल दे दे। तो फिनेंस मिनिस्ट्री हैज गिवन अप्रूवल टू अ प्रपोजल टू अलाउ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द NDRF, मतलब कि दे दिया है इन्होंने, ठीक है ना। तो फिनेंस मिनिस्ट्री हैज गिवन द अप्रूवल, तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है टू अ प्रपोजल। एक प्रपोजल आया था जिसमें कि फिनेंस मिनिस्ट्री ने अपना अप्रूवल दे दिया है कि ठीक है, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डायरेक्टली नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, दिस इज व्हाट हैज बीन इशूड बाय द फिनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड ऑल, दे हैव प्रपोज दिस थिंग, ओके। तो उन्होंने इस प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है। ये अप्रूवल आने का कारण और क्यों ये न्यूज़ में आया, क्योंकि PM केयर्स फंड जो था बेसिकली उसमें RTI नहीं लग रही थी और ये सारी चीज़ें थी, तो उसके ऊपर कई सवाल उठाए गए थे कि जब ये PM केयर्स थी तो पब्लिक अथॉरिटी ही होना चाहिए, तो क्यों इसको RTI के अंतर्गत नहीं रखा गया है। NDRF की अगर बात करें, रिलीफ फंड की बात करें, तो इट वॉज सेटअप विद सेक्शन 46 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का आया था, उसमें सेक्शन 46 जो है वो बोलता है आपका NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में। इट इज मेंट टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन द इवेंट ऑफ एनी डिजास्टर, ओके। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, रिलीफ के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, किसी भी डिजास्टर सिचुएशन में करने के लिए इसको बनाया गया था। सेक्शन याद रखना जो इसका है, सेक्शन 46 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है ना। तो दैट इज थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब इसमें इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को और इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए अलाउ कर दिया है। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सोलार एक्लिप्स एंड व्हाट इज अ लूनार एक्लिप्स, कब कौन किसके बीच में आता है सोलार और लूनार एक्लिप्स में, ये आपको बताना है। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू पीपल, प्लीज डू आंसर दैट क्वेश्चन।
नाउ IAEA पासेस क्रिटिकल रेजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान। अब IAEA ने एक रेजोल्यूशन पास किया है ईरान के अगेंस्ट, बेसिकली जो कि यूरोपियन नेशंस लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे? बेसिकली हुआ क्या कि IAEA हमेशा से ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटी के ऊपर निगाह रखे हुए है। अब ये रेजोल्यूशन बेसिकली ईरान में 2 साइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत पहले से ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे चेकिंग करनी है, उन साइट्स का हमको बेसिकली एक्सेस चाहिए, और ये साइट ईरान को एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर रही ना। ईरान हैज़ बीन ब्लॉकिंग द एक्सेस टू दीज साइट्स फॉर मेनी मंथ्स नाउ। ओके, तो ये रेजोल्यूशन जो पास किया गया है, इट वॉज पास्ड इन ऑर्डर टू विजिट दोज 2 साइट्स, एंड उसका जो पूरा एनालिसिस है वो IAEA द्वारा यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा करने की बात की जा रही है। तो अब ईरान ने ये कहा है कि आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है ना। अब आपको IAEA के बारे में बता दूं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज के लिए इसको बनाया गया है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑन 29 जुलाई 1957। पहले इसको ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की जैसे बनाया गया था 29 जुलाई 1957 में। ओके, दो इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंटली, बनाया इसको इंडिपेंडेंटली गया था ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो IAEA का जो स्टैट्यूट है, द IAEA रिपोर्ट, जो रिपोर्ट्स हैं, इट रिपोर्ट्स बोथ टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो एक तरह से UN के ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करती है, जबकि उसके इंडिपेंडेंटली 1957 में इसके खुद के रेजोल्यूशन से बनाया गया था, स्टैट्यूट से, ठीक है ना। इसका जो मेन मिशन है वो ये है कि न्यूक्लियर का यूज, पहले पीसफुल यूज के बारे में बोलता है, यानी कि प्रमोटिंग द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा है सेफगार्ड्स की बात करता है, इंप्लीमेंटिंग द सेफगार्ड्स टू वेरीफाई दैट द न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस। तीसरा है न्यूक्लियर सेफ्टी, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि उनको सेव करने का, स्टोरेज करने का, वो पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। पावर आउटपुट डिक्लाइंस स्टीपली। अब ये रिपोर्ट आई है बेसिकली, इसमें ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी यूज जो है बाय द मेजर इंडस्ट्रियल वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, जो कि टॉप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है। तो अगर आपसे पूछे इंडिया का टॉप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, तो महाराष्ट्र और गुजरात हैं। उनके कंजम्पशन में 24% या 24% तक की कमी आई है, कंपेयर्ड विद डिक्लाइन ऑफ 13.8% एंड 18.9% इन मई। तो पहले जो कमी थी वो 13.8 और 18.9 थी, अब वो 24% तक की कमी आ गई है। कंजम्पशन ऑफ दिल्ली जो था वो ऑलमोस्ट 30% है, एंड स्टीपर फॉल दैन 26.8% इन मई। महाराष्ट्र, गुजरात एंड दिल्ली विच आर अमंग द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स इन द कंट्री, ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है, और ये जो बेसिकली दे अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ ऑल द कोविड-19 डेथ्स। और यही कारण है कि यहाँ पे और ज़्यादा एक्टिविटी में लॉकडाउन है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन है, और यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं कैरी फॉरवर्ड की जा रही है। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज यू शुड रिमेंबर। खेलो इंडिया सेंटर्स प्लान इन 1000 डिस्ट्रिक्ट्स। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, बेसिकली काहे के लिए प्रोग्राम है? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था इन ऑर्डर टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर ऑल द स्पोर्ट्स प्लेड इन अवर कंट्री एंड एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन। भारत को एक ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन के रूप में प्रोजेक्ट करने के रूप में टैलेंटेड प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया था, एंड इट वॉज अप्रूव्ड बाय वेरियस हाई पावर्ड कमिटीज, एंड दे विल बी प्रोवाइडेड एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5 लाख पर एनम फॉर 8 ईयर्स। 8 सालों तक के लिए 5 लाख पर एनम भी दिया जाएगा खेलो इंडिया प्रोग्राम में, नए टैलेंट को ढूंढने के लिए और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो कीलाड़ी एक्सकेवेशन साइट में एक स्केलेटल रिमेन मिला है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, लेकिन बस आप याद रखिएगा कि कीलाड़ी कहाँ पर है। तो बेसिकली आप ये बस इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो किलाड़ी की लोकेशन तो याद रखिएगा, तमिलनाडु है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पूरी चीज़ नहीं देखेंगे, केवल एक स्कीम के बारे में आया है, रोजगार के अवसर हर गांव हर घर। ये जो स्कीम है ये है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। याद रखिएगा, नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये इनॉग्रेट की जाएगी। कहाँ से स्टार्ट की जाएगी? ये तेलिहार ग्राम, जो कि जिला खगड़िया बेलदौर प्रखंड, ये बिहार में है। याद रखिएगा, ये तेलिहार बिहार से ये स्टार्ट की जाएगी स्कीम। नाम याद रखिएगा जरूर, ये है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसमें बेसिकली 125 दिनों का अभियान है ये। प्रवासी कामगारों को, जो माइग्रेंट लेबर्स जो आ गए हैं वापस, उनको आजीविका यानी कि लाइवलीहुड के बेसिकली अवसर प्रदान करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की है। 125 दिनों का अभियान है, 125 डेज याद रखिएगा, एंड 16 जिलों में ये चलेगा, 16 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चलेगा। ग्रामीण सार्वजनिक परिसंपत्ति का निर्माण, ग्रामीण मतलब कि गाँव में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाएगा। कामगारों की रुचि और कौशल के अनुरूप रोजगार, यानी कि आपकी जो
माइग्रेंट लेबर्स है उनके क्या इंटरेस्ट है और क्या उनकी स्किल्स है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। सड़क यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन, ग्रामीण आवास, रूरल हाउसिंग, बागवानी जो हॉर्टिकल्चर है, पौधारोपण यानी कि जो प्लांटेशन है, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, सिंचाई, इरिगेशन, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड बेसिकली 25 अलग अलग तरीके के काम इसमें दिए जाएंगे और इनको प्रमोट किया जाएगा। तो नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, और मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एज वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।